ओके, तो ये एमसीक्यू हम कवर कर चुके थे, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये आपसे ये पूछता है कि एशकॉफ बॉडीज आर द कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब अगर आपने थोड़ा-सा भी ये टॉपिक पढ़ा है व्हिच इज़ रूमेटिक फीवर, तो आपको पता होगा कि इसकी मॉर्फोलॉजी में आपने एशकॉफ बॉडी को पढ़ा है। ठीक है? तो बाकी ऑप्शंस जितने भी हैं इनके इनकी मॉर्फोलॉजी में आपने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आप इज़िली गेस कर लोगे कि रूमेटिक फीवर में आपको एशकॉफ बॉडी देखने को मिलती हैं। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एशकॉफ बॉडी की बेसिकली एशकॉफ बॉडी होती क्या है? ताकि क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है तो आपको ईज़ी हो जाएगा। देखिए, जब भी अगर हम बात करते हैं रूमेटिक फ़ीवर की, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके हार्ट के अंदर लीजन्स होती हैं। बाकी के बॉडी पार्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे मैं हार्ट की बात कर रही हूँ। तो तब क्या होता है, आपके हार्ट के अंदर इस तरह आपको लीजन्स देखने को मिलती हैं, जिनको आप कह रहे होते हो एशकॉफ बॉडी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एशकॉफ बॉडी की मॉर्फोलॉजी में क्या-क्या होता है। सबसे बाहर आपको जो मिलती है, उसको हम कहते हैं कार्डियक मायोफाइबर्स की लेयर। तो ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, दे आर नथिंग बट कार्डियक मायोफाइबर्स। फिर अंदर अगर मैं आ जाऊँ और, तो ये मैक्रोफेजेस हैं, तो ये आपको मैक्रोफेज देखने को मिलते हैं। और यहाँ एक और स्पेसिफिक फीचर मैं आपको बता दूँ, कुछ मैक्रोफेज जो होते हैं वो बड़ा खुद को एक्टिवेटेड करके अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको कभी-कभी कैटरपिलर लाइक मिलेंगे, कभी आपको आउल आई लाइक मिलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ हाइलाइट करके। ये देखें, ये रहे आपके आउल आई लाइक, ये रहे आपके कैटरपिलर लाइक, ठीक है? तो ये आपके क्या हैं, दे आर नथिंग बट मैक्रोफेजेस। तो सबसे बाहर आपको क्या मिला, कार्डियक मायोफाइबर्स की लेयर, फिर अंदर आपको मैक्रोफेजेस की लेयर मिल रही है, जिनमें से कुछ मैक्रोफेज ने अपनी शेप चेंज की हुई है, जैसे कि कैटरपिलर लाइक है और आउल आई लाइक है। अब ये जो आपके ये वाले जो मैक्रोफेजेस हैं ना, इनको हम कहते हैं एनएचको सेल्स, ठीक है? इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है, एनएचको सेल्स। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, सबसे बाहर आपको कार्डियक मायोफाइबर्स मिल गए, फिर अंदर आपको एनएचको सेल्स मिल गए। उसके बाद अगर आप नोट करो, यहाँ पे ये जो आपको पिंक-पिंक देखने को मिल रहा है, ये जो पिंक-पिंक है, ये आपके पास नेक्रोसिस हुई हुई है। तो हमने कहा कि आपकी फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुई हुई है। सही है जी। और साथ आपको यहाँ पे कुछ लिम्फोसाइट्स भी देखने को मिलेंगे। और आपके कुछ जो एनएचको सेल्स होते हैं ना, वो फ्यूज़ कर जाते हैं। जब वो बहुत सारे फ्यूज़ कर जाते हैं, अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखें, ये एक बड़ा-सा एनएचको सेल है, जो जिसके सारे के सारे जो मैक्रोफेजेस हैं, वो फ्यूज़ कर गए हैं। इसके अंदर आपको अंदर कैटरपिलर लाइक भी मिलेंगे, आउल आई लाइक भी मिलेंगे, ठीक है? तो ये इनको फिर हम कह देंगे एशकॉफ जाइंट सेल्स। तो आपको 3 तरह के यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? एशकॉफ बॉडी बोलोगे। सबसे बाहर क्या होता है? कार्डियक मायोफाइबर्स होते हैं। उसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, जिनमें से कुछ कैटरपिलर लाइक होते हैं, कुछ आउल आई लाइक होते हैं। इनको हम एनिचको सेल्स कहते हैं। कुछ आपके जो एनिचको सेल्स होते हैं, वो इस तरह कंबाइन हो जाते हैं, तो इनको हम क्या फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इनको हम क्या कह रहे होते हैं? एशकॉफ जाइंट सेल्स कह रहे होते हैं। सही है जी। और साथ आपने याद रखना है कि सबसे बाहर कार्डियक मायोफाइबर्स हैं, फिर मैक्रोफेजेस हैं, फिर नेक्रोसिस हुई हुई है और साथ आपको लिम्फोसाइट भी देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके एशकॉफ बॉडी की मॉर्फोलॉजी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसको अपने माइंड में रखना है, ओके? अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्राइमरीली इफेक्ट। अब जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि जब रूमेटॉइड फीवर होता है, तो आपकी बॉडी सिस्टमैटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। अभी मैंने आपको हार्ट का बताया, अब मैं आपको जॉइंट्स का बता रही हूँ। अब जॉइंट्स के अंदर क्या-क्या आपको देखने को मिलता है, आप नोट करो। यहाँ पे नॉर्मल बोन है, इसके अलावा कैप्सूल है, ये जो आपको लेयर दिख रही है कैप्सूल की है, ये आपके पास कार्टिलेज है, ठीक है? और ये साइनोवियम है। साइनोवियम क्या होता है? 2 बोन्स के बीच जब जॉइंट होते हैं, वहाँ पे जो फ्लूइड होता है, ये जो आपको सारा फ्लूइड दिख रहा है, इसको हम साइनोवियम कहते हैं, ठीक है? ये आपका नॉर्मल जॉइंट का स्ट्रक्चर है। जब भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो ये देखें, ये नॉर्मल आपके हैंड है और यहाँ पे अब आपको नोट कर लो कि किस तरह एक-एक जॉइंट इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है? रेडियल-रेडियल आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ा और ज़ूम करके दिखाऊँ, तो देखिए यहाँ पे क्या-क्या होता है। सबसे पहले ना आपका ये वाला पार्ट, ये जो कार्टिलेज वाला पार्ट है, बोन वाला पार्ट है, ये इन्वॉल्व होता है। ये इन्वॉल्व होगा, फिर साथ आपके पास आस-पास की कैप्सूल है, लिगामेंट्स हैं, वो इन्वॉल्व हो जाएँगे। कार्टिलेज लॉस होगा, बोन का लॉस होगा, एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? वो बोन को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे बोन का। टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये सब आपको यहाँ पे, मैं अगर इसको दिखाऊँ आपको, तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि सबसे पहले आपका ये जो आर्थराइटिस किसको इन्वॉल्व करता है? तो योर आंसर शुड बी आर्टिक्युलर कार्टिलेज, ठीक है? सबसे पहले आपके कार्टिलेज लॉस होना स्टार्ट होगा यहाँ पे। बाद में जाके फिर ये आपके भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका जो आपका कार्टिलेज है वो इन्वॉल्व होगा। और इस पिक्चर में आप नोट कर लो कि कैप्सूल जो है वो ऑलमोस्ट आपकी इंटैक्ट है, अभी कैप्सूल को कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? टेंडन मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप नोट करो, ये आपका मसल है,
ठीक है? ये मसल है और ये रहा टेंडन। ठीक है? हाइलाइट नहीं यहाँ पे लेबल नहीं हुआ हुआ, मैं आपको बता रही हूँ ये रहा टेंडन। तो यहाँ पे भी टेंडन के साथ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी टेंडन के साथ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे फिर अगर हम बात करें कैप्सूल की, तो आपकी कैप्सूल कहाँ है? ये रही। यहाँ पे भी कैप्सूल अभी तक इनटेक है, यहाँ पे भी इनटेक है। ओके? अगर हम बात करें लिगामेंट्स की, तो वो भी आपको यहाँ पे भी लॉस नहीं मिल रहा। तो बेसिकली आपका जो कार्टिलेज होता है वो आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि प्राइमरी पेरिकार्डाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि प्राइमरी पेरिकार्डाइटिस और सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिकार्डियम क्या है। आपके हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है, सिंपली उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है? तो उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे? पेरिकार्डाइटिस बोलेंगे। ईजी। अब आपसे बोला गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस बताओ, तो आपने इसको लिख देना है। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि कोई अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं चल रही है बॉडी में, सिर्फ़ आपको पेरिकार्डाइटिस ही हुआ है, ठीक है? तो आप कह दोगे कि प्राइमरी पेरिकार्डाइटिस है। सेकेंडरी में क्या होता है, कोई और आपके पास डिज़ीज़ होती है जिसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हुआ होता है। जैसे कि कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, जैसे कि एसएलई, ठीक है? न्यूप्लेज़िया किसी टाइप का, टीबी या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है? जिसकी वजह से फिर आगे जाके पेरिकार्डाइटिस हो रहा है। तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। लेकिन अगर प्राइमरीली आपका हार्ट की जो पेरिकार्डियम है बस वहाँ पे डिज़ीज़ होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी बोल देंगे। कॉज़ क्या-क्या होता है? कॉज़ इसका होता है इडियोपैथिक, मतलब अभी सही से हमें अननोन है, सही से पता नहीं है। लेकिन ये हम अज़्यूम करते हैं कि इसका जो कॉज़ है वो मेनली वायरल है। और वायरल में आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो वायरस इसको कॉज़ करवाता है वो है आपका कॉक्सी वायरस, ठीक है? ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस भी करवा सकता है, लेकिन आपका ये जो मोस्ट कॉमनली होता है वो इसी वायरस की वजह से होता है, कॉक्सी वायरस की वजह से, तो इसलिए आपने इसी को चूज़ करना है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्राइमरी पेरिकार्डाइटिस किसने कॉज़ करना है, तो आपने बता देना है कॉक्सी वायरस ने करना है। ओके? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप इन्फ्लुएंज़ा को भी टिक कर सकते हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसकी वजह से होता है, तो आपने इसी को टिक करना है। ओके, तो ये आपका हो गया पेरिकार्डाइटिस। इसके अलावा मैंने आपको बता दूँ दोनों की डेफिनेशन आपने क्या बतानी है? प्राइमरी जिसके अंदर कोई अंडरलाइंग डिज़ीज़ नहीं है, खाली आपकी पेरिकार्डियम इन्वॉल्व है। इसके अंदर कोई अंडरलाइंग डिज़ीज़ है, ये हैं वो सारी अंडरलाइंग डिज़ीज़, ठीक है? इसका कॉज़ आपका क्या है? वायरल अज़्यूम किया जाता है। और साथ-साथ इसका जो ऑनसेट होता है वो बहुत ही क्यूट होता है। ट्रीटमेंट के लिए आपने सिम्पटोमेटिक रिलीफ देना है, एनसेट देनी है। यहाँ पे भी आपने अंडरलाइंग कॉज़ को ट्रीट करना है और पेरिकार्डियम को भी साथ ट्रीट करना है। ठीक है? तो इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस। अब हम देखते हैं मैं कौन-कौन से एमसीक्यू आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर जो रह जाते हैं वो करती हूँ। ये हम कर चुके हैं कि सी एन का इज़ टिपिकली फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। ठीक है जी। साथ मैंने आपको ये बता दिया कि डिस्नी ऑर्थोप्निया, पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया आपके लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के फीचर्स हैं। साथ हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्रेफर्ड बायोमार्कर कौन-सा होता है? ट्रोपोनिन होता है। ओके, देन आपका ये वाला कि वायरस जो कि आपके हॉजकिन लिम्फोमा में पैथोजेनेसिस में अपना रोल प्ले करता है, वो कौन है? एप्स्टेन बार वायरस। ठीक है जी। फिर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कैटेगराइज्ड एज़ स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, तो वो आपका कौन-सा होगा? ग्रेन्युलोमेटोसिस। ये दोनों कौन से हैं? जायंट हैं। ये दोनों कौन से हैं? मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस हैं। तो वेगनस ग्रेन्युलोमेटोसिस इज़ योर आंसर। इसको हाइलाइट कर दो। अच्छा जी, और कौन से एमसीक्यू हम कर चुके हैं? लेट मी चेक। एशकॉफ बॉडी का अर्थ है कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ रूमेटिक फीवर। दीज़ आर द एमसीक्यू जो कि अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं, हाँ, ये भी हमने कर लिया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्राइमरी किसको इफ़ेक्ट करता है? आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज को इफ़ेक्ट करता है। ओके जी, अब हम देखते हैं हमारे जो रह गए, मैं आपको वो करवाऊँ ताकि कोई एमसीक्यू रह ना जाए। तो आपका अब ये एमसीक्यू रहता है, ये वाला रहता है, इसके अलावा जी ये वाला रहता है, साथ आपका ये वाला रहता है, ठीक है? बाकी सब हो चुके हैं और ये वाला भी रहता है, ठीक है जी? और बाकी सब हो चुके हैं, जल्दी से इनको करते हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, अब आप नोट करो, ये क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द की प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज़। अब देखें, अगर आपने थोड़ा बहुत भी टॉपिक पढ़ा है, आपको पता होगा कि एथेरोमा कैसे बनता है। एक काम करती हूँ, पिक्चर से ही दिखा देती हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अब अगर आपको ये पिक्चर याद हो तो आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। मैं पहले आपको एक-एक स्टेप को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप मेरे साथ खुद इस एमसीक्यू को सॉल्व करोगे, ठीक है? अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि बॉडी के अंदर अगर एथेरोमा बनता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, तो वो कैसे होती है? तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि एथेरोमा कैसे बनाना है, ओके? अब आप नोट करो कि सबसे पहले क्या होता है, ये आपकी कोई भी आर्टरी है, ऐसे इमेजिन कर लो
ये आपके आर्टरी के अंदर लेयर्स होती हैं। मैं आपको अगर रिवाइज़ करवाऊँ, सबसे बाहर जो है ये आपकी कौन-सी है? एंडोथेलियम है। उसके नीचे ये जो बिल्कुल थिन सी आपको दिख रही है, ये है इंटीमा। इंटीमा आपको याद करनी है। ये जो बिल्कुल इत्तू सी दिख रही है ना आपको, ये वाली, इसको इंटीमा कहेंगे, ठीक है? एंडोथेलियम बाहर, उसके बाद ये इंटीमा। अब ये जो आपको दिख रही है, ये आपकी है ट्यूनिका मीडिया। इसके अंदर आपको ये स्मूथ मसल्स देखने को मिल रहे हैं और सबसे बाहर एडवेंटिशिया है, ठीक है? तो याद कर लो, एंडोथेलियम, इंटीमा, मीडिया और फिर एडवेंटिशिया। ओके, ये आपके नॉर्मली लेयर्स होती हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि वो जो पेशेंट होता है, एक तो उसके लिपिड का जो इंटेक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है, और बाकी रीजंस की वजह से क्या होता है, उसकी क्रॉनिक एंडोथेलियल इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स या तो वो जो पर्सन होगा उसको हाइपरटेंशन होगी, या तो वो स्मोकिंग करता होगा, कोई हीमोडायनामिक फैक्टर हो सकता है, टॉक्सिन्स, वायरस, इम्यून रिएक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, दिस वन, वो डैमेज हो रही है, ठीक है? और ऐसा नहीं कि बस उसने एक बार स्मोकिंग की तो डैमेज हो गया, वो काफ़ी टाइम तक स्मोकिंग करता रहेगा तो उसकी एंडोथेलियम डैमेज होगी, तभी हमने कहा है क्रोनिक एंडोथेलियल इंजरी। सही है? सबसे पहले क्या होता है, आपकी एथिरोमा में क्रोनिक एंडोथेलियल इंजरी होती है और साथ वो लिपिड भी इनटेक कर रहा होता है, तो उसकी बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया भी होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आप यहाँ पे नोट करो, आपकी ये जो एंडोथेलियम है सबसे बाहर वाली लेयर वो डैमेज हो गई। तो अब ब्लड के अंदर, ये जो आपका ब्लड है, यहाँ से बहुत सारे सेल्स होंगे, वो ट्रैवल कर रहे होंगे, वो देखेंगे यहाँ पे एक ब्रीच आ चुका है, तो यहाँ पे परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो आना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो ये आपका एक मोनोसाइट है, जो कि अब आपकी इस लेयर में आ रहा है। आप नोट करो, सबसे अंदर आपकी एंडोथेलियम थी, फिर ये इंटीमा थी। आप नोट कर लो, इंटीमा के अंदर ही आ रहा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथिरोमा कहाँ बनता है, तो आपने यही बताना होता है कि इंटीमल लेयर में बनता है, ट्यूनिका इंटीमा में बनता है, ओके? तो अब आप नोट कर लो, ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ये मोनोसाइट्स हैं, अभी क्या कर रहे हैं, ये ट्रैवल करके यहाँ पर आ रहे हैं, इंटीमा में आ रहे हैं। तो ये मोनोसाइट आपका इंटीमा में आ जाएगा। याद रखना है कि आपके जो मोनोसाइट्स होते हैं, जब तक ये ब्लड में होते हैं, हम इनको मोनोसाइट कहते हैं। अब अगर ये टिश्यू में आ चुके हैं, तो अब इनको मैक्रोफेजेस कहेंगे। तो अब नोट कर लो, पहले हमने इनको क्या कहा, मोनोसाइट कहा था। अब जब ये यहाँ पर आ चुके हैं, तब हम इनको क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैक्रोफेज, ठीक है? तो अब ये आपके मैक्रोफेज बन चुके हैं, ठीक है? तो जी, ये आपके मोनोसाइट थे। इन क्या हुआ, सबसे पहले इंजरी हुई, तो आपके जो मोनोसाइट है वो यहाँ पर आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एंडोथेलियम का डिसफंक्शन हुआ, एंडोथेलियम डैमेज हुई, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हुई, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट यहाँ पे आके एडहेयर होना स्टार्ट हो रहे हैं, माइग्रेट करना स्टार्ट हो रहे हैं। तो सेकंड आपका स्टेप क्या है, एंडोथेलियम डिसफंक्शन एंड माइग्रेशन ऑफ द मोनोसाइट्स एंड अदर डब्ल्यूबीसीज़। उसके बाद आप नोट करो, अब आपके ये जो मोनोसाइट है यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे अभी एक्टिवेट हो जाएँगे, ठीक है? साथ नोट करो, ये जो नीचे वाली आपकी लेयर थी, ट्यूनिका मीडिया थी, इसके पास ये कुछ सेल्स होते हैं जिनको आप क्या कहते हो, स्मूथ मसल सेल, वो भी आपके ट्यूनिका इंटीमा में आना स्टार्ट हो जाते हैं, सही है? तो अब आप नोट कर लो, सबसे ऊपर आपकी कौन-सी लेयर थी, एंडोथेलियम थी, वो डैमेज हुई, तो ब्लड से आपके जो मोनोसाइट है वो यहाँ पर आ गए और खुद को मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट कर लिया। नीचे वाली जो लेयर थी उसको हमने मीडिया बोला था। मीडिया में से कौन आ गए? स्मूथ मसल फाइबर भी इसी लेयर में आ गए, इंटीमल लेयर में आ गए। वो क्या कर रहे हैं? वो भी आपके ये जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं स्मूथ मसल फाइबर की। सही है? अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसमें आपके ये जो मैक्रोफेजेस हैं और साथ आपके जो स्मूथ मसल फाइबर हैं, मैक्रोफेजेस कहाँ से हैं? ऊपर से हैं। स्मूथ मसल फाइबर कहाँ से हैं? नीचे से आए। ठीक है? अब वो क्या करेंगे? यहाँ पे लिपिड को एंगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? क्योंकि वो जो पर्सन है वो लिपिड का भी इंटेक साथ अपना काफ़ी कर रहा है। तो अब नोट कर लो कि ये येलो-येलो जो आपको दिख रहा है, ये लिपिड है। तो मोनोसाइट्स ने मीन्स आपके मैक्रोफेजेस ने और साथ आपके स्मूथ मसल्स ने अब लिपिड को इनगल्फ कर लिया। आगे क्या हो रहा है? आगे आपके ये जो स्मूथ मसल फाइबर हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, कोलेजन आ रहा है, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स आ रहा है, ये सब मिलके एक बड़ा-सा एथिरोमा बना रहे हैं। एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा? ये जो आर्टरी होगी वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और हम कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई। जल्दी से आपको स्टेप रिवाइज़ करवाती हूँ, फिर मेरे साथ आप खुद ही एमसीक्यू को सॉल्व कर लोगे वेरी ईज़िली। सबसे पहले क्या बोला? क्रॉनिक एंडोथेलियल इंजरी होगी और साथ हाइपरलिपिडीमिया चल रहा होगा, सही है? लिपिड का इंटेक ज़्यादा है और एंडोथेलियम की इंजरी हो रही है। किसी भी वजह से हो सकती है, स्मोकिंग हो, और यहाँ पे बहुत सारे आपके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद एंडोथेलियम डैमेज होगी तो क्या होगा? माइग्रेशन होगी। ऊपर से मैक्रोफेजेस आएँगे और नीचे से आपके स्मूथ मसल फाइबर आएँगे। फिर वो क्या करेंगे? वो दोनों लिपिड को अपने अंदर एनगल्फ कर लेंगे। बाकी के एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स की डिपोज़िशन होगी, सब कुछ होगा और एक एथिरोमा की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है? इन स्टेप्स को अपने पास याद रखना है। सबसे पहला डैमेज है, उसके बाद माइग्रेशन है, माइग्रेशन के बाद आपके स्मूथ मसल फाइबर्स और मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन है और लिपिड को एनगल्फ करना है और फिर उसके बाद वहाँ पे एथिरोमा बन जाएगा।
इतना डिटेल आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब जल्दी से एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये एमसीक्यू है जो कि अभी आपको सॉल्व करना है। नोट कर लो क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि द की प्रोसेस इन डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज़, इसका आंसर होगा हियर यू गो, इंटीमल थिकनिंग एंड क्रॉनिक एंडोथेलियल इंजरी। जहाँ पे भी आपको क्रॉनिक एंडोथेलियल इंजरी मिले वहाँ पे आपने टिक करना है, क्योंकि अभी आप बुक से पढ़कर आए हो कि सबसे पहले आपके पास क्रॉनिक एंडोथेलियल इंजरी होती है। ठीक है। एक और यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एडहीजन ऑफ द प्लेटलेट्स एंड क्रॉनिक एंडोथेलियल इंजरी। लेकिन आपके जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में। मेनली आपका क्या होता है, इंटीमा की थिकनिंग हो जाती है, साथ आपकी क्रॉनिक एंडोथेलियल इंजरी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, तो आपने स्टेप्स को याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंटीमल थिकनिंग एंड लिपिड एक्यूमुलेशन। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही बात है और यहाँ पे इंजरी की भी कोई बात नहीं की। सबसे पहले आपने याद रखना है कि एंडोथेलियम की इंजरी होगी। सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो कह रहा है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन आपका बाद का स्टेप था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एडहेजन ऑफ द ब्लड मोनोसाइट्स। तो उसका भी हम ये नहीं कह सकते कि वो की प्रोसेस है, और एडिशन ऑफ द प्लेटलेट्स को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो एक की प्रोसेस है। तो इंटीमा का थिक होना और एंडोथेलियम की इंजरी होना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, इसलिए आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। ओके, अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटेबल रिस्क फैक्टर फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी आपको बहुत सारे मैंने बताए भी थे। जब मैं आपको बताया क्रॉनिक एंडोथेलियल इंजरी तो किस किस वजह से हो रही थी, स्मोकिंग की वजह से हो रही थी, हाइपरटेंशन की वजह से हो रही थी, ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकती है एंडोथेलियम का डैमेज, ठीक है, और साथ साथ ओबेसिटी यानी कि बॉडी के अंदर आपका हो सकता है कि लिपिड की इंटेक ज़्यादा हो और कार्ब्स की इंटेक ज़्यादा हो। तो ये सारी की सारी जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो एथेरोमा के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। तो आपको बस सिंपली एक निमोनिक याद रखना है जो मैंने बनाया है, SODH। ठीक है, SODH। एस से क्या है, स्मोकिंग है, ओ से ओबेसिटी है, डी से डायबिटीज़ है और एच से हाइपरटेंशन है। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, SODH। ठीक है। बस कुछ भी नहीं सोचना है, इसको टिक कर देना और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। अच्छा, ये हो गया। अब मैं देखूँ कौन सा रहता है। हाँ जी, ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है कि आपके जो 90% कॉज़ होता है एमआई का वो क्या होता है? तो एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन। होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका हार्ट है, ठीक है? भई ये आपकी वेसल है जो कि तो ये आपकी वेसल है जो कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई दे रही होगी, ठीक है? कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से यहाँ पे एथेरोमा बन जाएगा, कुछ क्या ऐसा होगा, मैं आपको बता ही चुकी हूँ एथेरोमा क्यों बनता है, ठीक है? एथेरोमा बनेगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपका जो हार्ट है उसकी ब्लड सप्लाई जो होगी वो रुक जाएगी। जब वो हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे नेक्रोसिस होना, इन्फार्क्शन होना स्टार्ट होगी, हार्ट का वो पार्ट जो होगा वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 90% आपका जो एमआई होता है, मीन्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो क्यों होता है? क्योंकि आपके एथेरोमा बना हुआ होता है कहाँ पे, आपकी कोरोनरी आर्टरी में, जो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 90% जो केसेस होते हैं एमआई के वो क्यों होते हैं, तो एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। मीन्स आपकी कोरोनरी आर्टरी में एथेरोमा की जो फॉर्मेशन है वो हो जाती है। सही है जी। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही ईजी है कि आपको पहले तो फॉर नो रीज़न इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक 60 ईयर ओल्ड मैन है, वो हाइपरटेंसिव है, वो डायबिटिक है, उसको अचानक से एक ना कंस्ट्रिक्टिंग चेस्ट पेन हो रहा है, साथ उसको स्वेटिंग भी आ रही है और वो एक हॉस्पिटल इमरजेंसी में आपके पास आया है। ओके। और आपसे ये पूछा है कि आप कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाओगे। तो योर आंसर इज़ वेरी सिंपल, आप उसकी ट्रोपोनिन चेक करवा लोगे। मैंने इससे पहले भी आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करवाया है कि सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड कौन सा होता है, तो आपने क्या बताना है, ट्रोपोनिन सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड है। तो आपसे ये बोला है कि भाई इमरजेंसी में वो आया है, आया था, ठीक है, तो जी आप क्या करवाओगे, तो आप ट्रोपोनिन उसके चेक करवा लोगे, आपको पता चल जाएगा कि उसको अगर एमआई का अटैक हुआ है तो वो कितने टाइम पहले हुआ है, हुआ भी नहीं हुआ है, और उसकी क्या टाइमिंग्स थी, सब आपको ट्रोपोनिन लेवल से पता चल जाएगा। वैसे तो बाकी बायोमार्कर्स भी करवाने चाहिए, सब साथ ही होते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है तो आप ट्रोपोनिन की तरफ जा सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू को करने से पहले मैंने सोचा मैं आपको पहले इसको समझा दूँ, फिर आप एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना। देखें, आपको एक टॉपिक मैंने पढ़ाया अभी इन्फेक्शन का। मैंने आपको ये बताया कि फॉर एग्जांपल ये हार्ट है और हार्ट की ये आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई दे रही थी, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई या इस्कीमिया हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपके हार्ट के इतने पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिला,
और यहाँ पर अब क्या होगा, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे इन्फार्क्शन होना स्टार्ट हो गई है। इसको हम बोलेंगे एमआई मीन्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मीन्स आपके हार्ट के मायोकार्डियम का नेक्रोसिस, उसकी इन्फार्क्शन। ठीक है, इसकी इतना आपको मीनिंग पता चल गई इन्फार्क्शन की। अब इन्फार्क्शन की कुछ टाइप्स होती हैं, आप नोट करो। ये वाला जो आपका, मैं कौन सा एक्सप्लेन करूँ पहले, ये वाला, इसको देखो। यहाँ पर आप नोट करो कि आपका ये जो हार्ट की अंदर की ये जो बिल्कुल लेयर है, इसका इन्फार्क्शन हो रहा है, सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन है ये। एंड सब एंडोकार्डियल मीन्स यहाँ पे एंडोकार्डियम होगी, ठीक है, उसके जस्ट नीचे। तो ये आपको ये जो पर्पल पर्पल दिख रहा है, यहाँ पे इन्फार्क्शन होना स्टार्ट हो गया है। इसको आप क्या बोलोगे, सर्कमफ्रेंशियल, क्योंकि इसने पूरे हार्ट के पार्ट को इन्वॉल्व करा है। सब एंडोकार्डियल मीन्स ये एंडोकार्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंडोकार्डियम है तो जस्ट उसके नीचे है और इन्फार्क्शन हुआ हुआ है, तो आपने इसको क्या बोला, सब एंडोकार सर्कमफ्रेंशियल सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, एक तरफ तो ये हो सकता है। फिर आप नोट करो, इसको देखो, डिफ्यूज मल्टीफोकल इन्फेक्शन, पूरा हार्ट इन्वॉल्व है लेकिन ऐसे मल्टीफोकल है, एक यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे फोकस है, इसको आप कहते हो डिफ्यूज मल्टीफोकल इन्फेक्शन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप इसको देखो, इसको आप बोलोगे रीजनल सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन। रीजनल हम इसको सिंपली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखो ना, एक जगह पे लोकलाइज्ड है, इसको भी रीजनल कह रहे हैं, एक जगह पे लोकलाइज्ड है। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंशियल जब पूरा आपके हार्ट के वॉल को इन्वॉल्व किया था। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम सब एंडोकार्डियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंडोकार्डियम के जस्ट नीचे है। इसको हम ट्रांसम्यूरल इसलिए कह रहे हैं, ट्रांस की मीनिंग होती है ऑल और म्यूरल की मीनिंग होती है वॉल। तो आपकी ऑल वॉल यानी कि आपकी पूरी की पूरी वॉल इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे तो बस सब एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे भी सब एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे रीजनल ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल मीन्स सारी वॉल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपके पास 4 टाइप्स होती हैं, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये तो सबसे अलग है, डिफ्यूज है और मल्टीफोकल है। ठीक है, सब एंडोकार्डियल आपकी 2 होती हैं, एक जब पूरी होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंशियल सब एंडोकार्डियल, और जब आपकी खाली एक लोकेशन लोकेट हुआ हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीजनल सब एंडोकार्डियल। ठीक है, और बाकी एक आपकी रीजनल ट्रांसम्यूरल होती है, जिसमें सारी की सारी वॉल इन्वॉल्व हो जाएगी। ये आपके इन्फेक्शन की टाइप्स होती हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो आपके पास सर्कमफ्रेंशियल, सॉरी, हाँ, तो ये जो आपके पास सर्कमफ्रेंशियल इन्फेक्शन होता है, ये आपके पास क्यों होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द हार्ट इन द शॉक। देखें, मैं आपको पहले समझा दूं कि जब हाइपोपरफ्यूजन होगी, हाइपोपरफ्यूजन का मीनिंग ये है कि आपके हार्ट के किसी भी आर्टरी में ब्लड नहीं आ रही, मैंने आर्टरीज बना रही हूँ डिफरेंट, जो कि आपकी कोरोनरी आर्टरी या उसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जब हाइपोपरफ्यूजन होगी, जितना भी ब्लड आना था वो यहाँ से भी कम होगा, यहाँ से भी कम होगा, यहाँ से भी कम होगा और ऑफकोर्स यहाँ से भी कम होगा। तो आपको इन्फेक्शन इस पूरी वॉल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑफकोर्स ये आर्टरी यहाँ पे आके सारी सप्लाई दे रही होंगी, यहाँ पे आपको पूरा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि जब हार्ट में हाइपोपरफ्यूजन हुई हुई, जैसे शॉक की कंडीशन में क्या होता है, ब्लड कम हो जाता है। ठीक है, तो अब ब्लड कम है तो किसी भी आर्टरी या उसकी ब्रांच को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझको ये इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसका आंसर चूज़ करूँगी, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ हार्ट इन शॉक। बाकी के ऑप्शन अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखें, मिट्रल स्टेनोसिस और कार्डियक टेम्पोनेट, ये कोई आपके ऑप्शन इससे रिलेट ही नहीं करते। इनकी वजह से इन्फेक्शन होता ही नहीं है, ब्लड सप्लाई तो इतनी कोई इनहिबिट नहीं होती। कार्डियक टेम्पोनेट में हार्ट कंप्रेस होता है और मिट्रल स्टेनोसिस में हार्ट की फ्लो, हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसका प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इनके अंदर इस्कीमिया नहीं होगा, किसी टाइप की नेक्रोसिस नहीं होगी, तो ये दोनों तो वैसे भी कट हो गए। बाकी के आपके ऑप्शन हैं ए और बी। कोरोनरी स्पाज्म, तो अगर आप नोट करो, कोरोनरी स्पाज्म अगर होगा तो आपकी सारी की सारी आर्टरीज का थोड़ी होगा, और अगर स्पाज्म इतना हो भी रहा है तो आपके जो आपको देखने को मिलेंगे वो मेनली ट्रांसमिशन इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर आपको ये मल्टीफोकल इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। इस तरह आपको पूरा एक सर्कमफ्रेंशियल सब एंडोकलिन इन्फेक्शन देखने को नहीं मिल सकता। और एक और ऑप्शन आपके पास है जो आपसे ये कहता है कि आपके एनास्टोमोसिस का कोई इशू हो गया। एनास्टोमोसिस मतलब एक आर्टरी है जो कि यहाँ पे आपके हार्ट के ब्लड सप्लाई दे रही है, लेकिन हमने क्या करा, हमने यहाँ पे साथ एक और आर्टरी को भी ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, एनास्टोमोस कर दिया, इसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो भी गई है तो ये आर्टरी ब्लड सप्लाई लेकर हार्ट में आ जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। अब अगर आपके ये एनास्टोमोसिस खराब हो जाएगी ना, तो आपको अगेन ये वाला मल्टीफोकल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जगह जगह पे आपकी जो आर्टरीज की एनास्टोमोसिस होती है
तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है और कहीं पे एनास्टोमोसिस ख़राब हो गई है, तो ये वाला इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? इन शॉर्ट मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि जो हाइपोपरफ्यूजन होती है तो आपको ये वाला इन्फेक्शन देखने को मिलता है। बाकी के ये सब आपको का कोरोनरी स्पाज़म में या फिर एनास्टोमोसिस के इश्यूज़ में देखने को मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? हाइपोपरफ्यूजन ऑफ हार्ट इन शॉक। तो ऑलमोस्ट यहाँ के सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको चलती हूँ बाकी के एमसीक्यू की तरफ लेके। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कंजेनाइटल कार्डियक मालफॉर्मेशन। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर ए ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा, आपने अक्सर सुना होगा, इफ़ दिस इज़ योर हार्ट, तो ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं और ये 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला सेप्टम है जिसको आप कहते हो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। अक्सर बच्चों के अंदर क्या होता है कि ये जो सेप्टम होता है ये सही से डेवलप नहीं होता और यहाँ पर आपको मालफॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसकी वजह से उसका डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स होता रहता है और आपको डिफरेंट साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो योर आंसर शुड बी ए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों के अंदर, तो इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कंजेनाइटल कार्डियक मालफॉर्मेशन। आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे ये पूछा है कि प्राइमरी जो आपका पेरिकार्डाइटिस है वो क्यों होता है। आई गेस हम ये कर चुके हैं, इसका आंसर है कॉक्सी वायरस, उसकी वजह से होता है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपसे ये पूछता है कि एक आपके पास, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ। हाँ जी, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके पास एक चाइल्ड है जिसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है? लेकिन 18 डेज़ बाद क्या होता है, उसको कुछ और ही सिम्पटम्स आना स्टार्ट हो रहे हैं। उसको हाइपरटेंशन हो गई है, उसको हीमोचूरिया यानी कि ब्लड का यूरिन में आना, ठीक है? एडीमा हो रहा है और साथ ओलिगोयूरिया हो रहा है, मीन्स उसको जो नॉर्मल यूरिनेशन का प्रोसेस है वो भी रुक चुका है। अब आपको आगे ये बताया है कि उसने जब अपने चेक करवाए तो उसकी बॉडी के अंदर क्या मिला, उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मिली और उनका लेवल उनको इंक्रीज़्ड मिला, ठीक है? अब आपसे ये पूछा है कि इसको ये जो डिज़ीज़ हुई है उसकी मॉर्फ़ोलॉजिकल फ़ीचर क्या होगा? तो पहले तो आपको डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करना है और फिर आपने बता देना है उसकी मॉर्फ़ोलॉजी। अगर आपने थोड़ा-सा भी टॉपिक पढ़ा है जिसका नेम है रूमेटिक फ़ीवर, तो आपको पता होगा इसके अंदर ना क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नेम है स्ट्रेप्टोकोकल पायोजिन। तो जो स्ट्रेप्टोकोकल पायोजिन है ये क्या करता है, मैं आपको इसको ब्लैंक पेज पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, आपके पास एक बैक्टीरिया है जिसका नेम है स्ट्रेप्टोकोकल पायोजिन, ठीक है? ये एक बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये आपके थ्रोट में इन्फेक्शन करवाता है और ये बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है। अक्सर आपको बच्चों के अंदर थ्रोट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। हो गया। अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया होगा कभी कभी क्या करता है, आपके बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं ना उनको मिमिक कर लेता है। जैसे कि ये हार्ट को मिमिक कर लेगा, आपके बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनको मिमिक कर लेगा, ब्रेन के अंदर की जो सेल्स हैं उनको मिमिक कर लेगा, ठीक है? मिमिक कर लेगा मीन्स अपनी जो एंटीजन है ना उनको इनके जैसा बना लेगा। अब अगर आपकी बॉडी कोई एंटीबॉडी बनाती है किसके अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट, ये फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडी बनाई है, तो वो इस बैक्टीरिया को तो किल करेगी लेकिन साथ साथ आपके हार्ट को, आपके जॉइंट्स को और आपके ब्रेन को भी डैमेज करेगी, ठीक है? तो ये होता है रूमेटिक फीवर में कि ये जो आपका बैक्टीरिया है इसकी वजह से है सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या हो रहा है, अभी जाके आपके हार्ट में कार्डाइटिस हो रहा है, जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो जाता है, ब्रेन में आपको सिंडेनम कोरिया हो जाता है। ये सब आप पढ़ोगे जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे रूमेटिक फीवर, ठीक है? सो इन शॉर्ट ये है आपका रूमेटिक फीवर और यही आपका डायग्नोसिस भी है। तो देख लें आपसे क्वेश्चन क्या बता रहा है। सबसे पहले आपको इतनी बड़ी हिंट मिल गई कि चाइल्ड है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है और 18 डेज़ बाद अब क्या हो रहा है, उसको ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हैं और साथ आपको ये बता दिया कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज़ आपको मिल रही हैं। तो आपने गेस कर लेना है कि स्ट्रेप्टोलाइसिन जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोलाइसिन आपका मीन्स आपका स्ट्रेप्टोकोकल जो पायोजन है, वो आपका ये जो बैक्टीरिया है वो ये करवा रहा होगा थ्रोट इन्फेक्शन, बाद में आपकी बॉडी को इन्वॉल्व कर लिया तो हाइपरटेंशन, एडिमा, ओलिगोयूरिया ये सब हो रहा है, ठीक है? अब आपसे ये पूछा है कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर बताओ, तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि रूमेटिक फीवर का जो मेन पैथोग्नोमिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है वो कौन-सा है? एशकोफ बॉडी, ठीक है? ये एनिस्को सेल्स भी आपने नहीं कहने होते, आपने एशकोफ बॉडी कहना है। तो एशकोफ बॉडी आपका आंसर है। चलें जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ये आपका बड़ा ईज़ी क्वेश्चन है कि आपके पास एक वेस्कुलाइटिस की टाइप होती है जिसको आप कहते हो थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस और इसको हम ब्यूरगर डिज़ीज़ भी कहते हैं। आपसे ये बोला हुआ है कि इसका जो सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर है स्मोकिंग। मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ फिर आपको थोड़ा-सा इस डिज़ीज़ को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ।
तो ये रही जी आपकी ये डिज़ीज़। इस डिज़ीज़ ये डिज़ीज़ जो है ये वेस्कुलाइटिस की टाइप है, मीन्स इसके अंदर क्या होता है, वेसल के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। अब आप नोट करो कि ये आपकी वेसल सारी यहाँ पे जा रही हैं और इन वेसल्स की कोई ना कोई डिज़ीज़ की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। तो एज़ अ रिज़ल्ट यहाँ पे अल्सर्स होना स्टार्ट होंगे और क्या होगा, एम्पुटेशन मीन्स वो जो फिंगर हो गया वो वहाँ से उसको या तो आप खुद मैन्युअली इसको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो खुद ही फिंगर निकल के आपको दिख जाएगी हाथ में, क्योंकि वो सारा ख़राब हो चुकी होगी, अल्सर्स हो चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक चुका होगा। तो आपको पेनफुल ब्लू फिंगर टिप्स देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं ब्यूगर डिज़ीज़ और ये किन-के अंदर कॉमन है, यंग मेल स्मोकर्स के अंदर कॉमन है। इस पिक्चर को आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, तो आपके बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आपसे ये पूछा था कि इसका सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो क्या है, तो जी यंग मेल स्मोकर्स। ठीक है, वहाँ पे बस स्मोकर्स लिखा है, लेकिन आपने भी याद रखना है कि क्योंकि यंग मेल्स ही तो सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, या फिर मैं इसको क्या बोलूँगी, सॉरी, हाँ, तो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस या फिर मैं इसको बोलूँगी ब्यूरगर डिजीज़। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली किससे रिलेटेड है, तो स्मोकिंग से रिलेटेड है। डन, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं, अब मैं कौन सा सॉल्व करूँ, अब हम करते हैं चलिए जी, ये वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, बहुत ईज़ी है। आपसे ये बोला हुआ है कि एथेरोस्क्लेरोसिस का इनमें से किसके साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है? अब आपको पता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्यों है, जब आपकी बॉडी में ये जो लिपिड होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कुछ अच्छे लिपिड भी हैं, कुछ बुरे लिपिड भी हैं। पहले मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। हाँ जी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, एक को आप कहते हो एचडीएल, एक को आप कहते हो एलडीएल। एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको आप गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हो, और दूसरा जो होता है इसको आप कहते हो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हो। ये जो आपका एथीरोमा बनता है ना, ये एलडीएल ये जो लिपिड है ये बनाता है, तभी हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है? जो एचडीएल होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये एथीरोमा नहीं बनाता। अब आप नोट कर लो, ये आपके ब्लड में ट्रैवल कर रहा है, ये लेकिन कहीं पे भी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, जो ब्लू-ब्लू आपको दिख रहा है ये एचडीएल है। और इसके बरक्स अगर आप इस येलो-येलो को देखो, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, नोट कर लो, उसको थोड़ा ज़ूम करके देखो, ये येलो-येलो क्या है? ये आपका एलडीएल है, मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये आपका वो लिपिड है जो कि डैमेज कर रहा होगा, जो कि एथीरोमा बना रहा होगा। सही है जी, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जिसका इनवर्स रिलेशन है एथीरोमा से, तो आपका आंसर क्या होगा, एचडीएल, क्योंकि एचडीएल आपके एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं करवाता, बल्कि वो उसको कम करवाएगा। तो जी चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। हाँ जी, सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर इसको मैं एचडीएल बोलूँगी, तो ये क्या है, ये आपका इन्वर्स रिलेशन रखता है विद द एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे ये कहता है, ये आपको एक टाइप ऑफ कैंसर का एमसीक्यू है। एमसीक्यू आपसे ये कहता है जी कि मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर दूँ। एक 6 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है? उसको आपने क्या देखा है, उसके फेस के पास जब से वो पैदा हुआ है तब से उसको एक स्पंजी डल रेड सर्कमस्क्राइब्ड लीजन देखने को मिलता है। जब उस लीजन को एक्सरसाइज करते हैं तो फिर उसके माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में आपको डायलेटेड एंडोथेलियम लाइन्ड स्पेसेस विच आर फिल्ड विथ आरबीसीज, ये आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कैंसर पढ़ोगे और आप हेमेंजियोमा को पढ़ोगे तो आपको पता होगा हेमेंजियोमा एक ऐसा टाइप का कैंसर है जो कि बच्चों को इन्वॉल्व करता है, और साथ साथ उसके आपको जो लाइन याद रखनी है वो याद रखनी है, डायलेटेड एंडोथेलियम लाइन्ड स्पेसेस फिल्ड विथ आरबीसी। इसकी पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ। तो ये जो कैंसर होता है इसके अंदर आपको ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखने को मिलता है, ठीक है? तो और बच्चा भी यहाँ पे साथ बच्चा भी लिखा हुआ है, और सिंस बर्थ उसको ये कैंसर है, ठीक है? तो दिस इज़ हेमेंजियोमा, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। नाउ इमेजिन दिस क्यूट लिटिल बेबी, और इसको ये डल रेड स्पंजी जो आपका वो लीजन हो चुका है, इसका नेम में ओमा है मगर ये नॉन कैंसरियस होता है, ठीक है? तो ये आप इसको लीजन कह सकते हो। तो ये आपका एक डल रेड स्पंजी ट्यूमर है। अगर मैं आपको इसकी मॉर्फोलॉजी दिखाऊँ, इसकी 2 टाइप होती है, एक को आप कहते हो कैपिलरी और एक होती है कैवर्नस। डिटेल आप बाद में पढ़ लेना। तो ये वाला जो पिक्चर है वो कैपिलरी की, आप नोट करो। हमने क्या कहा था कि आपकी जो एंडोथेलियम होती है उसके अंदर क्या होता है, काइंड ऑफ लेयर्स होती हैं। हम नोट करो, अंदर ही जो आपको दिख रही है ना कैपिलरी, और बाहर इसके बाद एंडोथेलियम की लेयर है, ठीक है? तो आपको इस तरह के एंडोथेलियम फिल्ड स्पेसेस देखने को मिलती हैं। ये साथ एपिडर्मिस है, और ये कुछ बीच के आपके कुछ सेप्टास वगैरह होते हैं जिनको सेपरेट, जो इनको सेपरेट कर रहे होते हैं।
तो क्या होता है, ये आपके पास कैपिलरी है, उसके बाद एंडोथेलियम की लेयर है और यहाँ पे साथ कुछ थिन सेप्टाज हैं। सही है, तो ये आपके पास कुछ मॉर्फोलॉजी है, आपको थोड़ा माइंड में रखो इसको। अब आपको समझ आ जाएगा ये एमसीक्यू बहुत अच्छी तरह से। ठीक है जी। तो वही है भाई, आपका 6 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको ये स्पंजी डल रेड सरकमस्क्राइब लीजन है फेस पे। ये लीजन को जब एक्सरसाइज किया, मॉर्फोलॉजी में देखा, तो आपको डायलेटेड एंडोथेलियम लाइन फिल्ड स्पेसेस मिलती हैं जो कि आरबीसी से फिल्ड होती हैं, और आपका आंसर है हिमेंजियोमा। इजी।